ठीक है ना। हम कहाँ थे कि मैन ऑफ 70 ईयर्स ऑफ एज रिकरेंट यूटीआई आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, उसकी कॉज क्या होगी? ऑब्स्ट्रक्शन। देखो उसको बीपीएच हुआ पड़ा है और जिसकी वजह से उसको बार बार रिकरेंट यूटीआईज हो रहे हैं। ठीक है ना। तो अब इससे पहले हम देखें ऊपर जाते हैं यहाँ पे कि स्टीरॉयड ड्रग्स एक्ट ऑन सेल्स, एक्ट ऑन जीन्स, स्टीरॉयड प्लस थायरोक्सिन। ठीक है ना। अच्छा एडीएच इनहिबिटेड बाय अल्कोहल, इसीलिए तो पेशाब ज़्यादा आता है। ठीक है ना, ये हमने पहले कहा हुआ था। तो हम पहले हम पढ़ते हैं एडीएच। ठीक है ना। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि एडीएच फॉर एग्जांपल देखें कि जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो होते हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं। ठीक है ना। तो देखें अगर हम ये डायग्राम बना ले, ये देखें ये हमारा पूरे का पूरा थैलेमस है, यहाँ से यहाँ तक थैलेमस, और उसके बाद यहाँ से देखें यहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी और उसके बाद ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है ना। देखें जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना वो इवेजिनेशन ऑफ डायंसफेलोन होता है। ठीक है ना। ये डेरिवेटिव होता है ये नर्वस टिश्यू का, इसलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफिसिस बोलते हैं। और ये सिक्रेट क्या करता है? एडीएच, जिसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं और एक्सिटोसिन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, याद रखें एडीएच और ऑक्सीटोसिन केमिकली काफ़ी सिमिलर होते हैं एक दूसरे के साथ। तो देखें अब आप ये बनते कैसे हैं हम ये देखते हैं। ठीक है ना। हम कहते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करता है एडीएच और ऑक्सीटोसिन, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऊपर हाइपोथैलेमस में बन के आती हैं। देखें हाइपोथैलेमस में डिफरेंट न्यूक्लियाई है। ठीक है ना। उसमें आपको पता चलेगा कि हाइपोथैलेमस में आपको एक है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है ना। ये देखें ऑप्टिक क्याज्मा है। ठीक है, इसके ऊपर, और ये हाइपोथैलेमस में एसओएन जिसको बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, और इसका निमोनिक है सोना। ठीक है ना। सोना सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस सिक्रेट्स क्या? एडीएच। ठीक है ना। जबकि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो होता है ना वो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना। सोना पानो। ठीक है ना। तो इसी तरह अब सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस के अंदर ऑक्सीटोसिन बनता है। ये देखें अलॉन्ग विद किसके साथ? न्यूरोफाइजिन्स के साथ। इसके अंदर न्यूरोफाइजिन्स भी होते हैं और ऑक्सीटोसिन भी होता है। ठीक है ना। 90% ऑक्सीटोसिन यहाँ बनता है। ठीक है ना। ये देखें ये मैंने यहाँ लिखा है 90% ऑक्सीटोसिन, सॉरी एडीएच, 90% एडीएच यहाँ बनता है। इसी तरह जो पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में 90% जो ऑक्सीटोसिन होता है ना इसी पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में बनता है। इसी तरह 90 के बाद जो बचता है ना 10% जो एडीएच यहाँ बनता है पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में, और 10% जो ऑक्सीटोसिन वो बनता है सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस में। ठीक है ना। तो यानी कि हम कहने का मकसद ये है कि जो एडीएच होता है ना वो 90% इधर बनता है और 10% ऑक्सीटोसिन इधर बनता है, यानी कि समझने की बात है। ठीक है। उसके बाद जब यहाँ बनता है ना तो ये होता है सिक्रीट होके आता है आके एक्सॉन के थ्रू यहाँ पे ये एक्सॉन्स हैं। ठीक है ना। बड़े बड़े एक्सॉन्स हैं ये सुपर ऑप्टिक को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ट्रैक्ट हैं ये। ठीक है ना। तो ये आते हैं आके इसमें से एक्सॉन के थ्रू सिक्रेट होते हैं, और सिक्रेट होते हैं वेसिकल्स की फॉर्म में। इनके अंदर क्या होता है ये देखें, ये यहाँ पे इस तरह की जो कंडीशन बनती है, इसके अंदर न्यूरोफाजिन्स भी होते हैं और क्या होता है साथ में, और हमारा होता है एडीएच वगैरह। ठीक है ना। तो ये देखें वेसिकल के अंदर न्यूरोफाजिन और एडीएच आके इधर आके बैठ जाते हैं इसकी बल्बस एंडिंग पे, बल्बस नर्व एंडिंग में बैठ जाते हैं। ठीक है, ये स्टोर हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में भी ऑक्सीटोसिन 90% इधर बनता है आके न्यूरोफाजिन्स के साथ ऐसे स्टोर होता है, स्टोर होके आके ये भी आ रहा है, ये भी आके इधर आके देखें ये जो बल्बस जो नर्व एंडिंग में ये स्टोर हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होके स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब देखें ये जैसे ही नर्व एंडिंग आती है ना, ऊपर से आती है नर्व एंडिंग, आपको पता है फिर कैल्शियम चैनल इन्फ्लक्स होता है कैल्शियम का, और ये क्या होता है ये एंडिंग से रिलीज़ होते हैं। कहाँ रिलीज़ होते हैं? ये देखें पेरी कैपिलरीज है यहाँ पे, ये देखें इन कैपिलरीज पे ये रिलीज़ होते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम में ये जाके दूर दूर जाके ये हार्मोन्स काम करते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। ठीक है ना। अब इसमें देखें इन एक्सन्स के अलावा भी यहाँ पे दूसरे सेल्स भी होते हैं, इनको पिट्यूटरी कहते हैं। ठीक है ना। ये पिट्यूटरी यहाँ पे होते हैं, यार असल में ग्लायल सेल्स होते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। मैंने कहा कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो है एक दूसरे के साथ केमिकली सिमिलर होते हैं। देखिए इनके 9 अमाइनो एसिड, इसके भी होते हैं 9, इसके भी होते हैं, लेकिन 7 इनमें कॉमन होते हैं, 7 अमाइनो एसिड। इन 9 में से 7 अमाइनो एसिड कॉमन होते हैं, बाकी 2 में डिफरेंट होता है। ठीक है, इतना डिफरेंस है इनके में, बस इतना सा। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्या सबूत है कि ये जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन यहाँ से बनते इधर आके सिक्रेट होते हैं, जबकि यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ स्टोर करके सिक्रेट करता है। वो ये कि देखें एक ऐसे केसेस आ गए जिनमें हेड इंजरी में पिट्यूटरी स्टॉक उड़ गया। ठीक है ना। यहाँ से स्टॉक उड़ गया, स्टॉक जब उड़ गया ना यहाँ से बिल्कुल कनेक्शन तो ख़त्म हो गया ना, तो होता है कि ऐसे केसेस में क्या हुआ कि फ्यू डेज़ में के लिए ये डाउन गए, ये क्या जो ऑक्सीटोसिन और जो
जो पेशेंट में चेक किया गया तो ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो थे वो कम हो गए थे। लेकिन उसके बाद देखा गया आहिस्ता आहिस्ता दोबारा फ्यू डेज़ के बाद ये दोनों हार्मोन्स अपनी अपनी जगहों से सिक्रेट हो गए। देखा गया तो यहाँ से इन जगहों से सिक्रेट हो रहे थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर से बनते हैं और बन के इस तरह के पिट्यूटरी में सिर्फ ये स्टोर होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं एडीएच, ठीक है ना। एडीएच देखें कि हमने कहा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, ठीक है, और ये सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस में बंद के नीचे ऑक्सीजन के ज़रिए आता है, ठीक है ना। तो इसको हम सोना के नाम से याद किया, ठीक है ना, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और एडीएच, ठीक है ना। तो आपको सोना याद है तो फिर आपको ऑक्सीटोसिन ऐसे ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा, पैरावेंट्रिकुलर से वो निकलेगा, ठीक है ना। तो ये हाइपोथैलेमस, स्टॉक और एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब देखिए एडीएच जो है डायूरिसिस क्या होती है। देखिए डायूरिसिस होती है कि रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अब ये इसी डायूरिसिस के ख़िलाफ़ है हमारा एडीएच, ठीक है ना। ये इसके ख़िलाफ़ है, इसको इनहिबिट करता है, ठीक है ना। अब वाटर कंजर्विंग हार्मोन कहते हैं इसको। तो हमारे ऐसे कौन से सर्कमस्टांसिस हैं यार जिसमें हम वाटर कंजर्व करना चाहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल जब भी आपकी जो बॉडी फॉर एग्ज़ाम्पल रमज़ान की मिसाल ले लो, ठीक है। रमज़ान में जब आप क्या करते हैं, आप ज़्यादा इंटेक नहीं करते वाटर, और आपको क्या होता है, आपके इनसेंसिबल लॉसेस तो होते रहते हैं, ठीक है। फॉर सपोज़ आपकी स्किन से, स्वेटिंग से, और इसी तरह सांस से, पोटी से और सुसु वगैरह तो आप करते हैं। लेकिन इसकी वजह से आपको जब पानी लॉस होता है, जब पानी लॉस होता है तो क्या होती है, आपकी ब्लड ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब तो एसीएफ और ब्लड के जब हाइपर ऑस्मोलर होते हैं तो हमारा एडीएच एक्रीट होता है। हमारा एडीएच नॉर्मल, देखिए नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी कितनी है, 290 टू 295 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। इसको राउंड अबाउट 300 लिखते हैं कुछ बुक्स, और कुछ बुक्स में फिर 275 से लेके 295 की रेंज बताई गई है, ठीक है ना। तो इस जो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए एकदम हमारा जो क्या कहते हैं एडीएच सिक्रीट होता है ऐसे केसेस में, फॉर एग्जांपल वाटर डिप्राइव्ड स्टेट्स में, ठीक है। और वो क्या कराता है, फिर डायूरिसिस को स्टॉप करता है, ठीक है ना। यानी कि डायूरिसिस मतलब ऐसी कंडीशन कि पेशाब में हम वो चीज़ पेशाब में आना शुरू हो जाए, कोई भी चीज़, यानी कि पेशाब में ज़्यादा पानी रिलीज़ हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा एडीएच आता है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब ये होता कैसे है, देखिए हमारी बॉडी को पता कैसे चलता है। फॉर एग्जांपल हमारे जो पिट्यूटरी को या हाइपोथैलेमस को पता कैसे चलता है कि यार बॉडी की ऑस्मोलैरिटी बहुत कम है, तो वो ऐसे पता चलता है। देखिए कि हमारा, देखिए अब ये हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये देखिए एंटीरियो वेंट्रिकुलर, ये जो थर्ड वेंट्रिकल है ना, थर्ड वेंट्रिकल का जो एरिया है ये वाला, इसमें हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, इसको हमारे ऑर्गन्स होते हैं इसमें, मैं आपको, ठीक है ना। तो अब ये देखें यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल है, तो ये एंटीरो वेंट्रल एरिया है ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल में। इसमें क्या होता है, दो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। इसको सब फॉर्निकल ऑर्गन कहते हैं। देखें इस तरफ फॉर्निक्स गुजरता है, ठीक है ना। तो सब फॉर्निकल ऑर्गन हो गया, और दूसरा हो गया ऑर्गेनम वेस्कुलोजम, ठीक है ना। तो ये दोनों जो एरियाज़ हैं ये हमारे पार्ट होते हैं लेमिना टर्मिनेलिस के, ठीक है ना। लेमिना टर्मिनेलिस के इस पूरे एरिया को यहाँ से यहाँ तक जो ब्लैक में है साथ में, इसको लेमिना टर्मिनेलिस बोलते हैं। लेमिना टर्मिनेलिस में देखें कि ये दो ऑर्गन्स हैं, सबफोनिकल ऑर्गन और ऑर्गेनम वेस्कुलोजम, ठीक है ना। तो इस जगह में हमारे होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स, जो कि डिटरमाइन करते हैं कि यार ऑस्मोलैरिटी कितनी है और एडीएच कितना रिलीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको एक बात ये भी याद रहेगी कि ये देखें लेमिना टर्मिनेलिस जो है पूरे का पूरा इट मेक्स एंटीरियर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, सबफोनिकल ऑर्गन एंड ऑर्गेनम वेस्कुलरम। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये देखें इस तरह ब्लड ब्रेन बैरियर आती है, इन दो एरियाज़ में ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रोकन होती है, फिर देखें ऐसे पक्की आती है, फिर इन दो एरियाज़ में दो ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रोकन होती है, ठीक है ना। तो ये ब्लू में ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है ना। अब जब ब्लड ब्रेन बैरियर यहाँ पे ब्रोकन है तो इसका मतलब ये है कि दीज ऑर्गन्स दे हैव समथिंग टू डू विद द ब्लड, ठीक है ना। तो ब्लड से क्या होता है, फिर जो फ्लूइड ऊज होके इधर आता है इंटरस्टिशियम में इनके, ये फिर एग्जामिन करते हैं, इनको सैम्पलिंग ऑफ द ब्लड करते हैं, और यहाँ पे ये क्या करते हैं, हमारी ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इनको क्या कहते हैं, हम ऑस्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। देखें इनके अंदर जो सेल्स होते हैं, अगर यहाँ पे जो फ्लूइड है, ब्लड अगर आपको
वो कंसनट्रेटेड ब्लड आ जाए, यानी कि हाइपर ओस्मोलर ब्लड आ जाए ना, तो ये सेल्स श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है ना, हाइपर ओस्मोलर ब्लड में, ठीक है ना। और उसके बाद अगर ये हाइपो ओस्मोलर ब्लड यहाँ से जा रहा हो, आपकी कंडीशन ऐसी हो कि आपने पानी नहीं पिया और रमज़ान में हाइपो ओस्मोलर ब्लड हाइपर ओस्मोलर ब्लड जाए, तो ये श्रिंक करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आपने बहुत सारा पानी पिया है, तो पानी आराम से इधर से जाएगा, तो हाइपो ओस्मोलर पानी जाएगा, तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये भी पानी पीते हैं, पानी पी के स्वेल कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम ऑस्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे इनके बीच में, यहाँ पे इस जगह में एक और ऑर्गन होता है, यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एम्पोन बोलते हैं, ठीक है, एम्पोन, ठीक है ना। इसको कहते हैं मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है ना, प्री ऑप्टिक, ठीक है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। इसको मीडियन मतलब देखें दोनों के बीच में है, और प्री ऑप्टिक मतलब अगर ये सुप्रा ऑप्टिक है तो ये प्री ऑप्टिक होगा तो ठीक है ना, इसको मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना। तो जो मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है ना, इसमें क्या होता है, इसमें डेटा आता है यहाँ से जो डेटा ऑस्मोलैरिटी के बारे में इसमें भी और इससे भी, यहाँ पे इस पे जो भी डेटा आता है दोनों से, सबफोर्निकल ऑर्गन से भी और ऑर्गेनम मस्कुलरम से भी, इसमें मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में आता है, ठीक है ना। अब ये जो मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है, इसके कनेक्शंस होते हैं, खास कनेक्शंस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर ये यहाँ पे हमने बनाया पोन्स, यहाँ पे मेडुला बनाया ना, मेडुला, ये देखें, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर में, ये देखें अगर इस तरह बन जाए, ठीक है ना, पूरी स्ट्रक्चर अगर इस तरह बन जाए, ये देखें, तो ये हो गया हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी स्टॉक, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मिड ब्रेन, और ये कौन सा हो गया, पोन्स एंड मेडुला। देखिए, मेडुला में आपको पता है ना, हमारी जो रिसेप्टर्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, कैरोटिड बेरो रिसेप्टर्स हमने पढ़ा था ना, जो थ्रू 9 नर्व ग्लोसोफेरेंजियल यहाँ पे आते हैं मेडुला में, सेंटर में। इसी तरह एओर्टिक बेरो रिसेप्टर्स भी आते हैं। इसी तरह एट्री और मेन वेसल से भी जो वॉल्यूम सेंसिंग जो कनेक्शंस आते हैं हमारे किसमें, मेडुला में, ठीक है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा में। तो इसी सेंटर के साथ हमारा ताल्लुक़ होता है किसका, हमारे मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस का ताल्लुक़ इस सेंटर के साथ भी होता है, ठीक है ना, ये देखें, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखें, ये जो मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है, ये सिग्नलिंग यहाँ से लेता है इन दोनों ऑर्गन्स से। ये सिग्नलिंग न सिर्फ ऑस्मोलैरिटी के बारे में लेता है, बल्कि ये देखें इसकी ब्लड केमिस्ट्री के बारे में भी लेता है, कि फॉर एग्जांपल ब्लड में अल्कोहल है कि नहीं है, ब्लड में ओपियोइड्स है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये फिर आगे देखें ये ट्रांसमिट कहाँ कर रहा है, ठीक है ना, नहीं बल्कि देखें इसके पास इंफॉर्मेशन ये भी हो गई ब्लड केमिस्ट्री की, ब्लड ऑस्मोलैरिटी की भी, लेकिन साथ में यहाँ से ब्लड प्रेशर की भी और ब्लड वॉल्यूम की भी, ब्लड प्रेशर की भी 9-10 और ब्लड वॉल्यूम की भी 10 के ज़रिए, ठीक है, ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस में, और ये ब्लड वॉल्यूम की भी इंफॉर्मेशन इस तरह इसको मिलती है, ठीक है ना। तो इसके पास ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये इसको नहीं बल्कि ये इसको सिग्नल देता है, ठीक है ना। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन इसको मिली, मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को यहाँ से इन्फॉर्मेशन इसको मिली, यहाँ से इन्फॉर्मेशन इसको मिली, तो ये फिर क्या करता है, ये फिर रेगुलेट करता है किसको, ये फिर रेगुलेट करता है इन सेल्स को, ये जो सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस के में जो एडीएच सिक्रेट कर रहे हैं इन सेल्स को, और इसके अलावा इन सेल्स को भी जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये मैंने थोड़ा ऊपर बनाया, इन सेल्स को भी जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में है, ये हमारे ऑक्सीटोसिन सिक्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तरीका है, ठीक है, ये देखें पूरा सर्किट यहाँ से जाती है 9-10 के ज़रिए इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मेडुला से इनको इन्फॉर्मेशन आती है ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम के ज़रिए। इसी तरह यहाँ से आती है हमारी ब्लड केमिस्ट्री, सुपीरियर जो सबफोर्निकल ऑर्गन है और ऑर्गेनम वेस्कुलोजम है, इनसे ब्लड केमिस्ट्री और ऑस्मोलैरिटी की इन्फॉर्मेशन आती है। ये फिर फर्दर कंट्रोल करता है सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस को, जहाँ से एडीएच सिक्रेट होता है हमारा, और ये फिर कंट्रोल करता है ऑक्सीटोसिन जो कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को जो ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करता है, ठीक है ना। तो इस तरह ये पूरा सर्किट बनता है, ठीक है ना। अब देखें हमारा एडीएच जो है, एडीएच क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ठीक है ना, डायूरेटिक। ये इस तरह है, बिल्कुल इस तरह के एक बंदा है, वो जाके गली में पेशाब करता है, पेशाब करके वो कहता है द यूरिसिस, नीचे पेशाब को, तो इसका मतलब एनटीए जो है उसको डायूरिसिस कहते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो हमारा एडीएच है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो देखें कि एडीएच अब क्या सेंस करेगा एडीएच, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल ऑस्मोलैरिटी, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी अगर ज़्यादा है तो ये रेगुलेट करेगा। इसी तरह ब्लड वॉल्यूम कम है,
ब्लड वॉल्यूम कम है और क्या ब्लड प्रेशर कम होता जा रहा है, तो ये स्टिमुलेट होगा। ठीक है, ठीक है ना। देखें, आप अगर फॉर एग्जांपल कोई हेमरेज हो गया, किसी पेशेंट को हेमरेज हो गया, ब्लड वॉल्यूम नीचे जा रहा है, ब्लड वॉल्यूम नीचे जा रहा है 10 के ज़रिए पता लग रहा है, ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है 9-10 के ज़रिए पता लग रहा है, यहाँ से सिग्नल जा रहा है पीछे मीडियन ऑप्टिक जो मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को, ये देखें यहाँ पे जा रहा है, ये जब ये फिर जब जा रहा है तो ये भी देखता है, यहाँ से सिग्नल आ रही है कि भाई इसकी ऑस्मोलैरिटी भी लो हो रही है। ठीक है ना, तो ऑस्मोलैरिटी हाई हो रही है। ठीक है ना, तो फिर क्या होता है, ये रिलीज़ करेगा हमारा सिग्नल देगा किसको, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस को। ठीक है ना, सोना याद है ना, जो ADH सिक्रेट करता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस को, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस फिर हमारा ADH रिलीज़ कर देगा। ठीक है ना, तो ये इसका तरीका है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के अगर BP लो हो, वॉल्यूम लो हो और ऑपोजिट हो ऑस्मोलैरिटी के साथ, तो क्या होगा, सिग्नल जाएंगे मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को, वहाँ से आएगा सिग्नल किसको, सुपीरियर ऑप्टिक न्यूक्लियस को, और वहाँ से आएगा ADH रिलीज़ हो जाएगा। एक और स्टिमुलस है जिसमें ADH रिलीज़ होता है और वो है वोमिटिंग। ठीक है ना, वोमिटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसकी वजह से ADH ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होता है। ठीक है, ठीक है ना। ADH चलो अब रिलीज़ हो गया। ठीक है ना, अभी ADH रिलीज़ हुआ है तो देखें अभी ब्लड में है, ब्लड सर्कुलेशन में आता है, ये काम कैसे करता है ये देखते हैं। देखें, ADH दो तरीक़ों से काम करता है, एक तो ये एंटी डाययूरेसिस कराता है और दूसरा वेज़ोडाइलेशन कराता है। ठीक है ना, और याद रखें कि एंटी डाययूरेसिस कराने के लिए इसकी बिल्कुल छोटी सी अमाउंट, बिल्कुल फूट ठरेगा है जे, बस डाययूरेसिस एंटी डाययूरेसिस स्टार्ट होती है, जबकि जो वेज़ोडाइलेशन है, वेज़ोडाइलेशन लार्ज अमाउंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है ना, आप देखते हैं। ठीक है ना, तो अब देखें यहाँ पे जो हमने कहा कि ADH के दो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है ना, वेज़ोप्रेसिन 1 और वेज़ोप्रेसिन 2। ठीक है ना, देखो वेज़ोप्रेसिन 1 जो है देखें कि वो निकलता है जो क्या कहते हैं IP3 मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करता है। ये देखें ADH V1 रिसेप्टर्स। ठीक है ना, IP3 के ज़रिए। ठीक है ना, तो उसके बाद जो ठीक है ना, तो IP3 जो GQ रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है, GQ कपलिंग होती है इसकी। ठीक है, तो इसको हमने न्यूमोनिक क्या बनाया था, गोट IP के गई। ठीक है ना, गोट G फॉर GnRH, O फॉर ऑक्सीटोसिन, A फॉर ADH, V1 रिसेप्टर, T फॉर TRH, उसके बाद H फॉर हिस्टामिन, I PK मतलब IP। ठीक है ना, IP3। ठीक है ना, IP3, उसके बाद G से क्या है, गेस्ट्रिन, उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 और हिस्टामिन 1 रिसेप्टर्स। ठीक है ना, गही। ठीक है, तो ये निमोनिक है हमारा जो IP3 के लिए। अब ये तो थे V1 रिसेप्टर्स ना, V1 रिसेप्टर्स, लेकिन जो V2 रिसेप्टर्स ऑफ जो ADH हैं वो देखें कि वो साइक्लिक MP मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं। ठीक है ना, V2 रिसेप्टर्स ये देखें, इसका यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ADH V2 रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इसका निमोनिक हमने क्या बनाया था, चैम्पकागार्न फ्लैट है। चैम्पकागार्न फ्लैट है से क्या क्या है हमारे पास, CRH। ठीक है ना, उसके बाद HCG, CRH HCG, ADH V1 रिसेप्टर्स ये देखें, और उसके बाद V2 रिसेप्टर्स सॉरी, उसके बाद MSH PTH और कैल्सिटोनिन GHRH और ग्लूकेगॉन देखिए देखें, और FSH ACTH LH और TSH और हिस्टामिन के 2H2 रिसेप्टर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हमने निमोनिक भी बनाया था, गांड की दो फलतरी होती है ना, तो V2 भी इधर है 2 और H2 भी इधर है, इस तरह हमें याद रहता है ये। इसके अलावा ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो इसके वेज़ोप्रेसिन 1 रिसेप्टर्स, वेज़ोप्रेसिन 2 रिसेप्टर साइक्लिक MP के थ्रू, 1 रिसेप्टर जो IP3 के थ्रू एक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कि ADH काम कैसे करता है किडनी पे एंटी डाययूरेसिस के लिए, और ADH काम कैसे करता है वेसल्स पे वेज़ोडाइलेशन के लिए। ठीक है ना, ठीक है ना, तो इसके लिए हमें पहले नेफ्रॉन को देखना होगा। ये देखें, ये हमारा नेफ्रॉन है, ये हमारी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल ये बोमेन कैप्सूल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर हमारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और फिर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है ना, अब होता क्या है देखें, हम देखेंगे डिफरेंट जगहों पे ऑस्मोलैरिटी कहाँ कितनी होती है, और ADH बाद में हम कंपेयर करेंगे कि ADH कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखें ब्लड की हमने कहा कि 300, नॉर्मली हमने आपको बताया कि कितनी होती है रेंज इसकी दूसरी है। ठीक है ना, यहाँ तक होती है, लेकिन बुक्स 300 ही लिखती हैं। ठीक है, तो 300 में मिली ऑस्मोल जब ये GFR बनता है, हमारा GFR बनता है, तो होता क्या है, बोमस कैप्सूल में 300 मिली ऑस्मोल
यहाँ की और यहाँ की, ये इमीडिएट इधर आता है ना, तो यहाँ की जो सेम एज ब्लड होती है ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। अब यहाँ से जब ये आता है यहाँ पे, जो यहाँ पे जैसे जैसे नीचे आता है एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोक्सिमल कनेक्टिंग ट्यूबुल, यहाँ जो होती है ना आइसो ऑस्मोलर एब्जॉर्प्शन होती है, यानी जितने सोल्यूट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं उतने ही फ्लूइड भी ऑब्जॉर्ब हो रहा है, एक ही हिसाब से एक ही रेशो से अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक ऑस्मोलैरिटी चेंज नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ शुरू में भी इतनी है और एंड में भी पीसीटी के एंड में भी 300 मिली ऑस्मोल ही होती है, ठीक है, ठीक है ना। तो आइसो ऑस्मोलर एब्जॉर्प्शन, जितने फ्लूइड जा रहा है उसी रेशियो से सोल्यूट भी जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ तो ठीक है, अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो असेंडिंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है ना, ये नेफ्रॉन होता है वाटर टाइट, ठीक है ना। ये वाटर टाइट पार्ट होता है, याद रखें, ये बहुत बड़ा एमसीक्यू है, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये वाटर टाइट होता है, ठीक है ना। तो चाहे कुछ भी हो, ये रहता है वाटर टाइट। लेकिन दूसरी तरफ क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा सोल्यूट्स बाहर फेंकता रहता है, बहुत ज़्यादा सोल्यूट्स बाहर फेंकता रहता है, बाहर फेंकता रहता है, बाहर फेंकता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जगह है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हाइपर ऑस्मोलर होती है, ठीक है ना। इधर बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स होते हैं, सोल्यूट्स होते हैं, ठीक है ना। फ्लूइड्स तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ सोल्यूट यहाँ पे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, सोल्यूट भी जा रहा था, फ्लूइड भी जा रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इस एरिया में असेंडिंग में, इसमें खाली खाली और खाली खाली सोल्यूट बाहर जा रहा है, फ्लूइड बाहर नहीं जा रहा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इस एरिया की बहुत खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है ना, यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है बहुत ज़्यादा स्लो होता है। यहाँ पे वाजा रेक्टा होते हैं, ठीक है, इन जगहों को हम कहते हैं वाजा रेक्टा, ठीक है ना, वाजा रेक्टा। इसी तरह की भी एक की इधर भी होती है, इसको मैं सिंगल बनाता हूँ। इसी तरह की वेसल जो होती है ना, इधर भी होती है, इनको वाजा रेक्टा बोलते हैं। और इनमें बहुत स्लो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है ना। अब आप खुद सोचिए कि जो वाजा रेक्टर में बहुत स्लो जो है ब्लड फ्लो है, तो आपको क्या ख्याल है, बहुत ज़्यादा सोल्यूट्स यहाँ आ रहे हैं, वो तो यहाँ घूमते रहेंगे, इनकी वॉशअप इनकी जल्दी नहीं होगी, ठीक है ना। वो इधर ही पड़े रहते हैं काफ़ी टाइम तक, ठीक है ना, ठीक है ना। ये असल में मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है, ठीक है ना, ठीक है ना। एज रिज़ल्ट क्या होता है कि इस जगह में जो ऑस्मोलैरिटी होती है ना, ब्लड वेसल ऐसे आ रही है, तो ये ऑस्मोलैरिटी 300 से इस ब्लड वेसल में की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जब ब्लड वेसल गुजर रही होती है इस तरफ से, तकरीबन 1400 तक मिली, फिर 1400 मिली ऑस्मोल तक इसकी इस एरिया की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है, ये कॉन्स्टेंटली बाहर सोल्यूट्स फेंक रहा है, ठीक है ना। ये क्या करता है, इस जगह को ज़्यादा ऑस्मोलर बना रहा है, और जबकि अंदर की ऑस्मोलैरिटी ये कम कर रहा है, ठीक है ना। अंदर की जो ऑस्मोलैरिटी है ये कम कर रहा है, ठीक है ना। तो इस डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी को हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं ना, डाइल्यूशन। तो इसको, इस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूटिंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है ना, सेगमेंट या डाइल्यूटिंग पार्ट, ठीक है, ठीक है ना। तो देखें हमने ये यहाँ बनाया ऊपर 300, हमने नीचे बनाया 1400 मिलियोस्मोल। सो ये असल में कॉर्टिकल इंटरस्टिशियम से जब ब्लड नीचे आता है, या फिर कॉर्टिकल इंटरस्टिशियम से हम लोग नीचे आते हैं, तो यहाँ पे वो मोर एंड मोर ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, ठीक है ना। मेडुलरी जो इंटरस्टिशियम तक, कॉर्टिकल इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है ना, ठीक है ना। तो रिमेंबर वाटर टाइट, ठीक है। अब ये वाटर टाइट हो गया, तो ये क्या था, ये बेचारा, इसमें से सोल्यूट भी जा रहे हैं, फ्लूइड भी जा रहे हैं, फ्रीली परमिएबल टू वाटर, ठीक है ना, फ्रीली परमिएबल टू वाटर। अब जैसे ही यहाँ अब ये पढ़ते हैं, ये सेगमेंट, ये जो थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ लेना, ये भी होता है, परमिएबल होता है वाटर के लिए, ठीक है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से जब नीचे आता है, तो ये जो एरिया होता है ना, ये भी जो होता है ना, ये परमिएबल होता है टू सोल्यूट्स के लिए और टू वाटर के लिए। ये अब देखें यहाँ पे तो हमने देखा ऑलमोस्ट 1400 मिली ऑस्मोल तक की कंसनट्रेशन है, बाहर ऑस्मोलैरिटी है, तो सोल्यूट्स, पानी यहाँ से क्या होगा, पानी यहाँ से बाहर जाएगा और सोल्यूट्स बाहर से अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। इस जगह में सोल्यूट्स अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। आपका फ्रीली मूव वो तो है, लेकिन इसका फ्रीली का मतलब ये तो नहीं है ना कि खाली बाहर चले जाएं। बाहर अगर सोल्यूट्स ज़्यादा हैं तो बाहर से अंदर आ जाएंगे, सोल्यूट्स अंदर आएंगे, ठीक है ना, और पानी यहाँ से बाहर जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है ना। अब ये जो फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक आता है, तो यहाँ से यहाँ तक जब आता है, तो इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है ना, वो और इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी है वो बराबर हो जाती है, ठीक, क्योंकि फ्लूइड गेन कर रहा है, पानी बाहर, फ्लूइड गेन, पानी बाहर, तो यहाँ फिर बराबर हो जाती है ऑस्मोलैरिटी ऑफ द इंटरस्टिशियम और ऑस्मोलैरिटी ऑफ द क्या फ्लूइड, ठीक है, मतलब अंदर जो फ्लूइड है ट्यूब के अंदर, ठीक है, ठीक है ना। अब ये फ्लूइड भी क्या बना है, हाईली ऑस्मोलर बन गया है, ठीक है ना।
ठीक है ना। अब ये जो हाइपर ओस्मोलर फ्लूइड है, यहाँ से जैसे ही यहाँ से ऊपर टर्न लेता है, तो ये जो एरिया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ये वाटर टाइट है। ये मैंने पहले भी बताया वाटर टाइट है। और जबकि ये वाटर टाइट है, ये पानी को आने जाने नहीं देता, लेकिन क्या करता है, सोल्यूट्स आसानी से फिर यहाँ से बाहर जा सकते हैं। ठीक है ना, सोल्यूट्स आसानी से बाहर जाते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। तो हम अंदर का जो ओस्मोलैरिटी कम होती है, इसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड सेगमेंट। ठीक है ना। तो बाय द टाइम ये जो जब यहाँ पहुँच जाता है ना, यहाँ पे पहुँच जाता है, तो फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है ना। जब यहाँ पहुँचता है तो ये देखें, वाटर ये फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी 50 to 100 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है, इसलिए इसको हम डाइल्यूटिंग सेगमेंट कहते हैं। ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट ये बाहर फेंकता है और अंदर जो वाटर होता है ना, वो डाइल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से ओस्मोलैरिटी कम हो जाती है। ठीक है ना। ठीक है ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या कहते हैं, हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का यहाँ से इस तरफ अर्ली पार्ट, यहाँ से इस तरफ लेट पार्ट। ठीक है। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि लुमिनल फ्लूइड इज़ वेरी वेरी डाइल्यूटेड बाय द टाइम इट रीच यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखें, यहाँ से ये लास्ट पार्ट ऑफ द लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर नीचे कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है ना। कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है ना। कलेक्टिंग ट्यूबूल और लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल। यहाँ पे जब पानी आता है तो ये याद रखें, ये फ्लूइड बहुत ज़्यादा ही डाइल्यूटेड होता है। ठीक है ना। 50 to 100 मिली ओस्मोल तक इसकी रेंज चली जाती है। ठीक है। ठीक है ना। अब इस जगह में जो सेल्स होते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स इनकी तरह नहीं होते। देखें फॉर एग्जांपल, इनकी तरह कैसे नहीं होते, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो था, ये ऑलवेज परमिएबल टू वाटर था, ऑलवेज अंडर एनी सर्कमस्टांसिस परमिएबल टू वाटर था। ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक भी ऑलवेज परमिएबल टू वाटर था, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलवेज इम्परमिएबल टू वाटर था। ठीक है ना। इम्परमिएबल टू वाटर था। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फ़नी होते हैं। ठीक है ना। ये फ़नी होते हैं। ये परमिएबल होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है हमारे एडीएच पे। ठीक है ना। एडीएच अगर ज़्यादा है तो ये परमिएबल होंगे, एडीएच नहीं है तो ज़्यादा परमिएबल नहीं हो पाते। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये एडीएच की मौजूदगी में ये परमिएबल, और एडीएच नॉन एडीएच स्टेट में इम्परमिएबल इन स्टेट ऑफ नो एडीएच। ठीक है। इसमें नो एडीएच में ये इम्परमिएबल होते हैं। ठीक है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50 to 100 मिली ओस्मोल डाइल्यूशन के साथ, यानी कि ओस्मोलैरिटी के साथ जो फ्लूइड यहाँ आता है, अगर एडीएच नहीं होगा तो वही फ्लूइड जो है, वही फ्लूइड सारे का सारा वही डाइल्यूटेड फ्लूइड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी, डाइल्यूटेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी, ठीक है, वो आएगा आके नीचे पेशाब की सूरत में निकल आएगा। ठीक है ना। अगर एडीएच नहीं है तो, लेकिन अगर एडीएच है तो परमिएबिलिटी होगी, यहाँ से वाटर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और कम डाइल्यूटेड फ्लूइड आपको मिलेगा। ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये एडीएच इस एरिया को कैसे परमिएबल टू वाटर बनाता है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो अब एडीएच जो है, एडीएच फॉर एग्जांपल रिलीज़ हुआ, उसी तरीके से रिलीज़ हुआ जैसे हमने बताया, आके कहाँ आ गया, यहाँ आया। यहाँ आके देखिए, इन सेल्स को प्रिंसिपल सेल्स कहते हैं। ये कौन कौन से सेल्स होते हैं, बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन में ये हमारे रिसेप्टर्स होते हैं एडीएच के। ठीक है ना। तो ये कौन से सेल्स हो गए, ये देखें, इन सेल्स में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के प्रिंसिपल सेल्स में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के प्रिंसिपल सेल्स में, कलेक्टिंग डक्ट में ये आके एक्ट करता है एडीएच। ठीक है ना। एडीएच एक्ट करता है, और कैसे करता है ये देखें, यहाँ पे जब आता है तो इसमें इनकी जो बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन है, ये वाली बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन में एडीएच के रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स फिर इनके V2 रिसेप्टर्स होते हैं, याद रखें। V2 रिसेप्टर्स आपको पता है ना, V2 रिसेप्टर्स फिर साइक्लिक एमपी चैम का गान, ठीक है, तो उसके थ्रू एक्ट करते हैं V2। फिर वो क्या करता है, नाइलाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है। साइक्लिक एमपी, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, हमने पूरे का पूरा ये प्रोसेस पहले डिटेल से पढ़ा हुआ है। साइक्लिक एमपी फिर इंक्रीज़ होता है तो फिर क्या करता है, प्रोटीन काइनेज को स्टिमुलेट करता है। प्रोटीन काइनेज प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करती है। ये प्रोटीन है, फॉस्फोराइलेट किया हुआ है। एक प्रोटीन ये एक्वापोरिन है। ठीक है ना। एक्वापोरिन मुख्तलिफ किस्म की होती है, एक्वापोरिन 1 2 3 4। ठीक है ना। तो एक्वापोरिन्स देखें, एक्वापोरिन्स को जब फॉस्फोराइलेट करती है तो ये स्टिमुलेट होकर जाके लुमिनल मेम्ब्रेन पे जाके लगते हैं। जब लुमिनल मेम्ब्रेन ऑफ द यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के लुमिनल मेम्ब्रेन में ये जाके एक्वापोरिन्स लगते हैं, तो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा फिर अंदर आता है। एक्वापोरिन्स यहाँ से जो डाइल्यूटेड वाटर था ना, वो यहाँ से अंदर घुस जाता है। ठीक है।
ये एक्वापोरिन्स जो होते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के होते हैं, ये टाइप 2 हैं। इसके अलावा भी एक्वापोरिन्स यहाँ पे जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे ये जो एक्वापोरिन्स हैं ये भी ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं इधर, ठीक है ना। ये डिपेंडेंट ऑन एडीएच नहीं होते, ठीक है ना। ये ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, हमेशा पे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ये फिर पानी को यहाँ से लाके यहाँ से जब आता है ना, यहाँ से आता है तो यहाँ से ला के इधर अंदर घुसा देते हैं और ये फिर ब्लड में पानी आ जाता है, ठीक है ना। ये मैकेनिज्म है एडीएच का, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इसी तरह हमारा जो पानी जो होता है ना, वो हमारा जो एडीएच है वो पानी को ज़ाया करने से बचाता है, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छा बच्चा है एडीएच, और ये हमेशा नल बंद करता है, ठीक है ना। ये नल जो है ना, नल बंद करता है, मतलब ये नल ये जो खोलता है ये वाला, तो फिर पानी ज़ाया, ये वाला नल गंदा वाला नल बंद करता है बहरहाल, ठीक है ना। ठीक है ना। तो कुल मिला के याद रखें कि ये जो पार्ट है ये, और ये जो पार्ट है ये परमेएबल टू वाटर, बिल्कुल ये जो पार्ट है ये फिर इम्परमेएबल टू वाटर यहाँ तक, और फिर यहाँ से जो ये वाला पार्ट है ये फिर डिपेंडेंट ऑन एडीएच होता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। अब देखते हैं कि एडीएच वेज़ोडाइलेशन कैसे कराता है, ठीक है। ये वेज़ोडाइलेशन कराता है V1 रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है ना। ये V1 रिसेप्टर्स फिर हमारे आपको पता है IP3 मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं, ठीक है ना, जो कि GQ कपल्ड है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये IP3 के थ्रू एक्ट करता है। वो कैसे है देखें, GQ कपल्ड स्टिमुलेट करता है, फिर फॉस्फोलाइपेज C स्टिमुलेट होता है, फिर उसके बाद ये फॉस्फोलाइपेज C PIP2 को IP3 और डायसाइक्लोग्लाइसरोल में IP3 क्या करता है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज़ कराता है, कैल्शियम बाहर आके कॉल करती है कैल्शियम कार्बोडिलिन को, फिर यह क्या कहते हैं केम काइनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। काइनेसिस क्या करते हैं, दूसरी तरफ से भी डायसाइक्लोग्लाइसरोल भी काइनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ये वाला काइनेसिस कौन से, केम काइनेसिस, ये वाला काइनेसिस कौन से, प्रोटीन काइनेसिस। ये क्या करते हैं फिर जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करते हैं, जिसकी वजह से कंट्रक्शन होती है। साथ में और भी फंक्शन है जैसे आयन चैनल्स को खोलना, कैल्शियम अंदर आ जाना, ये सारा प्रोसेस इसका हो जाता है, ठीक है ना। ये हमने डिटेल से पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ ए कंट्रक्शन आगे जाके क्या होगी कि वेस्कुलर कंट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। आर्टेरियोलर कंट्रक्शन हो जाएगी, और इसकी वजह से ये एक रिस्पॉन्स है लो ब्लड प्रेशर हो तो, ठीक है ना, कंट्रक्शन, ठीक है ना। और यहाँ पे ये देखें, ओए ओए होए 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 होए, ये देखो ये क्या किया, ये वेजो डायलेशन नहीं है, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। वेजो किसने कहा यार, ये वेजो डायलेशन कैसे लिखा है मैंने, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन है थ्रू V1, ठीक है ना, याद रखें, सही है ना, क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसा है ना, ब्लड प्रेशर कम होता है तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है, ठीक है ना। हमने ये किया, हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी 1 किया, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हमने करना है। इसमें सियाड है और क्या है, साथ में नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ और डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में हेल लॉट ऑफ डिटेल है इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 में, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर कोई डायबिटीज़ इंसिपिडस आए, सियाड आए, या फिर कोई इस तरह की चीज़ आए नेक्स्ट टाइम, तो हम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से, ठीक है ना। तो अभी देखें कि एडीएच जो है फिर अल्कोहल जो है एडीएच को इनहिबिट करता है। तो जब इनहिबिट करता है तो एडीएच अपना काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पेशाब ज़्यादा से ज़्यादा आता है, ठीक है ना। ए ट्यूमर विद ऑल जम्सेसिस टेराटोमा, ठीक है। रिगार्डिंग सर्फेक्टेंट कंपोनेंट मिसिंग इज कैल्शियम, ठीक है। स्कैन बारबोडीज टर्नर सिंड्रोम के बारे में हमने सारा के सारा पढ़ा था, रोक के आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऑर्गेनल हैविंग माइक्रोट्यूबुल इन इट्स स्ट्रक्चर सेंट्रियोल, क्या है, बेसल बॉडीज आर डिराइव्ड फ्रॉम सेंट्रियोल, ठीक है। S1 नर्व रूल ले एंड लॉस ऑफ एंकल जर्क, ठीक है। और उसके बाद म्यूकोस नॉट सिक्रेटेड बाय टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये भी आप देख सकते हैं, हमने पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज लोअर एसोफेजियल टोन एंड स्पीड्स अप गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। ये मेटोक्लोप्रामाइड है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब जो हमारी जो मेटोक्लोप्रामाइड है, देखें ये D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, याद रखें। तो हम देखते हैं कि मेटोक्लोप्रामाइड, देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं मेटोक्लोप्रामाइड को मीडोक्लोप्रामाइड पढ़ता हूँ, या फिर ईडोक्लोप्रामाइड पढ़ता हूँ, छोटा सा M करके पढ़ता हूँ इसको। वो क्यों, देखें कि जो मेटोक्लोप्रामाइड है, ठीक है ना, तो ईडो करके पढ़ता हूँ। तो ये क्या है, डी से मुझे क्या याद आता है, डी से दू, एक तो दू याद आता है, लेकिन डी से मुझे क्या याद आता है, मेन चीज़ ये कि ये D2 D2 ये डू है ना, ये दो ये मुझे याद आता है। मेटोक्लोप्रामाइड D2 ब्लॉकर है, ठीक है ना। अच्छा, जब कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ जो D2 को ब्लॉक करती है ना, वो आगे जाके प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन को इंक्रीज़ करती है, ठीक है ना। तो इस तरह ये ड्रग जो है इफेक्ट करती है प्रोलैक्टिन के ऊपर, और इनडायरेक्टली फिर लैक्टेशन के ऊपर, ठीक है ना। ये दूध बढ़ाती है जो प्रेग्नेंट औरत का, या फिर
जिसका भी यार। उसके बाद देखें कि उसके बाद देखें कि जो ईडू है, डू से मुझे क्या क्या याद आएगा, डू से मुझे एक और दो चीज़ें और याद आ जाएंगी। डी से डायरिया याद आएगा, इसका साइड इफ़ेक्ट डायरिया है, ठीक है। इसके अलावा डिप्रेशन इसका याद आ जाएगा। देखें कि मेटोक्लोप्रामाइड का जो डायरिया वाला इफ़ेक्ट है, इसको कम करने के लिए हम मेटोक्लोप्रामाइड को किसके साथ यूज़ करते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साथ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कॉर्टिको स्टेरॉइड्स के साथ यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इसका वो इफ़ेक्ट है डिप्रेशन है, ठीक है। डिप्रेशन डेफिनेटली ये देखें ना, डोपामिन रिसेप्टर्स के साथ छेड़छाड़ कर रही है, तो ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है डिप्रेशन, और ये साइड इफ़ेक्ट है डायरिया। इसके अलावा अभी हम पढ़ते हैं, हम एज अ निमोनिक वॉइस चल रहे हैं, सारा थेरेपेटिक यूजेस और डायरिया और क्लिनिकल यूज इस तरह नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। यानी कि मतलब इसको हम एक ख़ास अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना, एज अ निमोनिक से, ठीक है। अब देखें, अब ई से क्या है, ई से हमारे पास ये क्या करती है, यही हमारा इसोफिजियल एसिफेक्टर को ये इसकी टोन को इंक्रीज़ करती है, ठीक है ना। अब ई से इसोफिजियल एसिफेक्टर को टोन को अब ये इंक्रीज़ करती है। तो देखें कि हमारे पास ये देखें, ये हमारा स्टमक है और ये हमारा इसोफिजियल एसिफेक्टर है। देखिए डेफिनेटली ये लोअर इसोफिजियल एसिफेक्टर है, ठीक है ना, लोअर इसोफिजियल एसिफेक्टर है। अब जब ये इसकी टोन को इंक्रीज़ करती है यहाँ पे हमारी मेटोक्लोप्रामाइड, तो ये हमारे किस में यूज़ आ सकती है, गर्ड में, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में ये काम आती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ऊपर एसिड ना जाए, तो इसको यहाँ पे हम इस एसोफेजियल स्फिंक्टर को कीटोन को बढ़ाने के लिए हम क्या देते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड। अब देखें कि जब मेटोक्लोप्रामाइड अगर इस एसोफेजियल स्फिंक्टर को कंट्रोल करती है, ज़्यादा टोन इसकी इंक्रीज़ करती है, तो फिर साथ साथ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को भी ये बढ़ावा देती है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जब बढ़ती है तो ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फूड इस तरफ आता है और हमारी वोमिटिंग को रिलीफ मिलता है। अब देखें, अगर ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग ज़्यादा करती है, यहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा करती है इस तरफ, तो क्या ख्याल है आपका कि अगर ये कोई हमारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, यहाँ पे इस जगह में ऑब्स्ट्रक्शन हो, यानी कि हम अगर मेटोक्लोप्रामाइड देते हैं तो ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का लोड बढ़ा रही है, तो अगर इस तरफ ऑब्स्ट्रक्शन हो तो हमें मेटोक्लोप्रामाइड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इसलिए एक कंट्राइंडिकेशन है मेटोक्लोप्रामाइड की कि अगर आपको स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है ना, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, तो आप मेटोक्लोप्रामाइड नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आगे तो ऑब्स्ट्रक्शन है, आप और भी आगे लोड बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो ये इसकी कंट्राइंडिकेशन है, ठीक है, ठीक है ना। इसको फिर इसके अलावा इससे भी समझें कि ये तो डायरिया कराती है, तो जब ये डायरिया कराती है तो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन आगे है, तो आप अंदाज़ा करें कि डायरिया की वजह से क्या हाल होगा, ठीक है, ठीक है। अब हमने दूसरा क्या कहा था कि ये जो मेटोक्लोप्रामाइड है, ठीक है ना, इसका एक और साइड इफ़ेक्ट है, वो साइड इफ़ेक्ट ई से आता है, वो फिर एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स कराती है। ये एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स कौन कौन से हो गए, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा टार्डिव्स डिस्काइनेसिया हो गया, इसी तरह और क्या हो सकता है, ये देखें यहाँ पे ये पार्किंसनिज्म के इफ़ेक्ट्स और टार्डिव डिस्काइनेसिया को ये इंक्रीज़ करती है, ठीक है ना। जब इंक्रीज़ करती है तो इस तरह के डिस्काइनेसिया, इस तरह के एक्शन से हम महफूज रखने के लिए हम मेटोक्लोप्रामाइड को किस के साथ देते हैं, हम मेटोक्लोप्रामाइड को ऐड करते हैं H1 ब्लॉकर्स के साथ। H1 ब्लॉकर्स कौन कौन से हो गए, H1 ब्लॉकर्स कोई से भी, इसके दो है ना हमारे पास, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, डायमिन हाइड्रामीन वगैरह, ठीक है, या फिर डायमिन हाइड्रानेट या लोराटाडीन सेकंड जनरेशन, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, यानी कि H1 ब्लॉकर कोई सा भी नहीं, फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर लोराटाडीन इसमें नहीं बताया गया, ठीक है। तो डायमिन हाइड्रानेट के साथ हम ऐड करते हैं मेटोक्लोप्रामाइड को एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स से बचने के लिए। इसके अलावा जो डायरिया से बचने के लिए हम मेटोक्लोप्रामाइड को किसके साथ ऐड करते थे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ, ठीक है ना। अब देखें, खुद देखें कि जो मेटोक्लोप्रामाइड इंक्रीज़ करती है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स और पार्किंसन लाइक सिम्टम्स को, तो क्या ख्याल है आपको ये ड्रग उस बंदे को देना चाहिए जो पार्किंसनिज्म का मरीज़ है, नहीं देना चाहिए। तो ठीक है, एक और हमारे पास कंट्राइंडिकेशन आ गई मेटोक्लोप्रामाइड की, वो है पार्किंसनिज्म, ठीक है ना, पार्किंसनिज्म, ठीक है ना।
ठीक है ना। तो ये मेटोक्लोप्रोमाइड ये वही है जो मैक्सोलोन, जिसको हम कमर्शियली जिसको मैक्सोलोन बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक बार फिर यहाँ से देखते हैं कि मेटोक्लोप्रोमाइड, ठीक है, ये एंटीएमेटिक है, डी टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, कैन इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। जो भी ड्रग डी टू रिसेप्टर ब्लॉकर होना वो प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन बढ़ा सकती है। ठीक है ना। इसी तरह देखें, अगर आपसे कोई पूछे एंटीएमेटिक विथ हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी, तो आप उसको कहेंगे मेटोक्लोप्रोमाइड। ठीक है ना। इसी तरह देखें, रेस्टिंग टोन को बढ़ाती है, कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है जीआईटी की। ठीक है। इसी तरह लोअर इंसोफेजियल वेक्टर की हमने बात की, और इसी तरह मोटिलिटी की बात की, तो वही बात सारी की सारी ना, वही कंट्रैक्टिलिटी और मोटिलिटी बढ़ती है, इसीलिए तो हम कंट्राइंडिकेटेड है ये ड्रग स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन में। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद चले आगे, प्रोमोट्स गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ये हमने बात की, डज नॉट इन्फ्लुएंस कोलोन ट्रांसपोर्ट टाइम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें कि क्लिनिकल यूज़ क्या है। क्लिनिकल यूज़ में भी जो हाँ, वही इसी डी से हमारा जो क्लिनिकल यूज़ भी हमारा सामने आता है था कि क्लिनिकल यूज़ डी से हम डायबिटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये पेशेंट्स को डायबिटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या, गर्ड में हमने आपको बताया ना, गर्ड ये आखिरी वाला डी, ठीक है, डी डायबिटिक्स और गर्ड। और इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव गैस्ट्रोपेरेसिस, एंटीमेटिक तो आपको पता है एज ए बहुत मशहूर है ये एंटीमेसिस के लिए। और उसके बाद आपको गैस्ट्रोपेरेसिस में भी ये यूज़ होती है। ये 4 इसके यूजेस हैं। कौन कौन से, दोबारा यहाँ से देखते हैं कि डायबिटिक, पोस्ट ऑपरेटिव गैस्ट्रोपेरेसिस, डी, जी, अगेन गर्ड, जी, और उसके बाद एंटी एमेटिक। ठीक है ना। ठीक है ना। इसके अलावा देखें कि ये हो गया। उसके बाद इंक्रीज पार्किंसनिज्म इफेक्ट और टार्डिव डिस्काइनेजा, ये एक्स्ट्रा पैरामिनल इफेक्ट्स हैं। इन इफेक्ट से बचने के लिए हम जो डाइमिनहाइड्रोनेट फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर्स साथ में देते हैं मेटोक्लोप्रोमाइड के। इसी तरह रेस्टलेसनेस कराती है, ड्राउजीनेस, फैटीग एंड डिप्रेशन कराती है। ठीक है ना। डी फॉर डिप्रेशन मैंने आपको पहले बताया। डायरिया भी कराती है। डायरिया से बचने के लिए मेटोक्लोप्रोमाइड इंड्यूस डायरिया से बचने के लिए हम कोर्टिकोस्टेरॉइड साथ देते हैं। इसी तरह ड्रग इंटरेक्शन से डाइजोक्सिन और डायबिटिक एजेंट्स में। ठीक है ना। इसी डी से हमारे पास इसके ड्रग इंटरेक्शंस भी थे। एंटी डायबिटिक्स के साथ इसके ड्रग इंटरेक्शंस हैं, और डाइजोक्सिन के साथ इसके ड्रग इंटरेक्शंस हैं। तो डी का काफ़ी रोल है इस ड्रग में, इसीलिए हम इसको मेटोक्लोप्रोमाइड बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखें कि कंट्राइंडिकेटेड है वही स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन में और पार्किंसनिज्म में। ठीक है ना, क्योंकि इसका D2 इफेक्ट भी है। ठीक है।